स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। शुरुआत एक अहम खबर से। अनंतनाग से बड़ी खबर है, आतंकियों ने फायरिंग की है। जी हां, अनंतनाग से खबर यह है कि आतंकियों ने यानी आतंकवादियों ने फायरिंग की है और 2 गैर स्थानीय लोगों को गोली मारी है। लाल चौक इलाके में फायरिंग का यह वाकया पेश आया है। अस्पताल में इन दोनों को दाखिल कराया गया है जिन्हें गोलियां लगी हैं। घायलों के नाम सौरभ हैं और अक्षय हैं और ये दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो अनंतनाग से ये बड़ी खबर है। अनंतनाग से खबर के मुताबिक आतंकियों ने फिर से एक बार टारगेट करके गोलियां चलाई हैं और आतंकियों की फायरिंग का ये जो वाकया है, जो घटना है, ये अनंतनाग के लाल चौक इलाके का है। अस्पताल में इन दोनों को भर्ती कराया गया है जिन्हें गोलियां लगी हैं और जिन दोनों को गोलियां लगी हैं उनका, क्योंकि जैसा पहले मैंने कहा कि ये गैर स्थानीय है यानी कि ये जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं है, इन दोनों का ताल्लुक महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र के इन 2 लोगों को जिनके नाम सौरभ और अक्षय हैं, इन्हें आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये दोनों जो है इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, ये अच्छी खबर है। और जिस इलाके में यानी कि अनंतनाग के लाल चौक इलाके में जहां पर गोलियां चलाई गई, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उसकी घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस अपने तरीके से इसकी छानबीन कर रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, अनंतनाग में गोली चलाए जाने का यह वाकया पेश आया है। मिलिटेंटों ने फिर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए अनंतनाग के लाल चौक एरिया में स्ट्राइक किया और यहाँ पर 2 गैर मकामी अफराद पर नजदीक से गोलियां चलाई और हम इस वक्त उसी स्पॉट पर हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो स्पॉट है, ये वो जगह है जहाँ पर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों, 2 लेबरर्स को नजदीक से गोलियां चलाई गई और उनको जख्मी कर दिया गया और अभी वो दोनों अफराद जो है वो ज़ाहिर इलाज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में। और अभी देख सकते हैं कि ये स्पॉट है जहाँ पर ये मिलिटेंटों ने स्ट्राइक अंजाम दी और यहाँ पर पूरा जो है अभी भी सिक्योरिटी गार्डन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ या फिर दीगर सिक्योरिटी अफवाज की बात करेंगे तो उन्होंने एक मैन हंट लॉन्च किया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस जो शूट आउट में मुलव्वस अफराद हैं उनको जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए और उनका सुराग लगाया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये लाल चौक का एरिया है जहाँ पर अभी भी कॉर्डन जो है वो चल रहा है और यहाँ पर वो जो क्राइम सीन है वो ये है और यहाँ पर दोनों अफराद जो थे वो दीगर लोगों के साथ, दीगर गैर रियासी बाशिंदों के साथ मुकीम है आर्जी तौर पर और यहाँ पर अपना जो कामकाज है वो कर रहे थे। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला है वो जारी है और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि पूरा जो है ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि जल्द से जल्द इसका सुराग लगाया जाए इस अटैक का और जल्द से जल्द जो इसमें मुलव्वस अफराद है उनको भी कायफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो जख्मी है उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही डॉक्टरों की तरफ से और ये कोशिश की जा रही डॉक्टरों की तरफ से भी कि उनको जल्द से जल्द जो है वहां से अस्पताल से निकाला जाए, उनको वहां से छुट्टी दी जाए ताकि उनको भी अपनी घरों की जानिब रवाना किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, 13 जुलाई को शोपियां में ऐसे ही वाकये में आतंकियों ने 3 लोगों को निशाना बनाया था जो बिहार के रहने वाले थे, सुपौल के। उसके बाद आप देखिए कि 2-3 दिनों के बाद यानी कि 16 जुलाई, 17 जुलाई ये ऐसे दिन है जब एलओसी के पास लगातार एनकाउंटर होता है और 6 जो है वो मार गिराए जाते हैं आतंकवादी। और फिर 19 तारीख है और 18 को ही ये गोलियां चलाई गई होंगी रात में। अभी निशाना बनाया अनंतनाग में। ये कहानी क्या कह रही है कि क्या लगातार कहीं ना कहीं कोशिश इस तरह की है और जिसे लगातार हमारे सुरक्षा बल और उसके जवान उसे नाकाब भी बना रहे हैं, लेकिन वो भी अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हो जा रहे हैं। एक डर और माहौल का खौफ, डर का माहौल बनने की कोशिश है आतंकियों की तरफ से।
बिल्कुल विशाल, खासकर अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो पहले से ही ये हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी भी रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये एरिया रहा है जो 4 अजला है साउथ कश्मीर के। और आज फिर एक बार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की और जो यहाँ पर गैर मकामी अफराद है उनको निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि जो वो लोग थे वो शाम को बताया जा रहा था कि जो उनका डेरा है जो वो आर्जी तौर पर जहां पर वो मुकीम है तो उसके बाहर ही वो टहल रहे थे, तो नजदीक से जो मिलिटेंट है वो नमदार हो गए, तो नजदीक से उन पर गोलियां चलाई गई जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। और हम इस वक्त बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है अनंतनाग में, तो वहां पर ही हम मौजूद है और हमने जरूर ये कोशिश की थी कि जो डिटेल्ड अकाउंट है इनका जख्मियों का वो हम हासिल कर सके, लेकिन अभी तक जो इसमें हम कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का भी कुछ जिस तरह से केस दर्ज हुआ है और सिक्योरिटी के भी कुछ मामला होते हैं, तो सिक्योरिटी ने मीडिया को मना कर दिया है बिल्कुल उनसे मिलने के लिए। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो रहा है। हालांकि लगातार अगर पुलिस की बात करेंगे या फिर जो पुलिस सरबराहान है, डीजीपी है या आईजीपी है और इसके अलावा जितने भी जो फोर्सेस हैं उनके जो सरबराहान है, उनका ये कहना है कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो माजी में देखा जा रहा था वो काफी डाउन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के जो वाकयात रोनुमा हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कामयाब हो गए थे जो टारगेट किलिंग्स है उस पर रोक लगाने के लिए, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो पिछले महीने की बात करेंगे तो इसी एरिया में अनंतनाग में ही जो दीपक शर्मा नामी एक मजदूर था, सर्कस का में काम करता था, तो उसको भी निशाना बनाया गया और उसको हलाक कर दिया गया। तो उसके बाद जो है टारगेट किलिंग्स को रिवाइव करने की कोशिश यकीनी तौर पर की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब से जिस तरह से हमारी फिर बाद में बात हुई थी जो पुलिस के आला अधिकारी है, तो उनका यह कहना है कि पुलिस फोर्सेस काफी सक्षम है दीगर सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, तो एक सिनर्जी अपनाई जा रही है, एक हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि इस तरह के वाकयात पर जो है रोक लगाई जा सके। और दूसरी तरफ जिस तरह से एलओसी की हम बात करेंगे तो वहां पर भी इस तरह के जो ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं और ये भी इस बात को अया कर रहा है कि काफी विजिल बढ़ा है बॉर्डर्स में। लेकिन दूसरी जानिब ये भी बात अया हो रही है कि कोशिशें लगातार हो रही है कि दराजाजी की कोशिशें या फिर इन्फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे वो कोशिशें भी जो है जारी रखे हुए हैं और इस तरह से जो है एक मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है जब ये दावे किए जा रहे हैं कि मिलिटेंसी का ग्राफ काफी डाउन हो चुका है। और दूसरी जानिब जिस तरह से OGW नेटवर्क जो है वो एक चैलेंज बना हुआ है अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क को किस तरह से तोड़ा जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि जो NIA या फिर SI की बात करेंगे तो लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार रेड्स अंजाम दिए जा रहे हैं, लगातार रेड्स डाले जा रहे हैं और उसका यही मतलब है कि जो OGW नेटवर्क है तो उसको कहीं ना कहीं जो है उसको ब्रेक किया जाए और जो OGW नेटवर्क चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उससे जो है एक छुटकारा हासिल हो। और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंसेस हो रही है लगातार तो उस पर काबू पाया जाए और कहीं ना कहीं जो बेलगाम हो चुका है ये नेटवर्क तो उस पर लगाम कसी जाए। तो अभी अगर इस वाकये की बात हम करेंगे तो पूरे एरिया को जो है इंटेंसिफाई ये कॉर्डन ऑफ किया गया और जो सर्च ऑपरेशंस है उनको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है। न सिर्फ लाल चौक एरिया में जो एडजेसेंट एरियाज है अनंतनाग के तो वहां पर भी जो है छापामारी की जा रही है, वहां पर जो खुसूसी नाके हैं वो कायम किए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो कल्प्रिट्स है जो इसमें मुलव्वस अफराद है उनको जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो भी एक सिक्योरिटी जो है उसके लिए तो वो भी एक बड़ा चैलेंज रहता है और ऐसे में जो जब एक जानिब जो अमरनाथ यात्रा चल रही है और दूसरी जानिब इस तरह का अटैक इसी एरिया में अनंतनाग में ही होना तो यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जी मुदस्सिर, एक सवाल यहां पर करना चाहूंगा कि जो शोपिया में फायरिंग का वाकया होता उसके बाद एक कोई संगठन है उसने क्लेम किया था कि ये उसकी तरफ से किया गया हमला है। क्या इस हमले के बाद ये जो फायरिंग का वाकया लाल चौक पर हुआ है क्या इसके बाद कोई किसी तरह का कोई मैसेज है, ऐसी कोई बात है, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की हो? देखिए जिस तरह से हमने कहा कि हमने जो है ये भी कोशिश की थी कि हम डिटेल्ड एक अकाउंट ले ले जो एनी शाहिदीन है या फिर जो विक्टिम्स है उनके साथ हम मुलाकात करें, लेकिन सिक्योरिटी ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि ये जो है ये इसमें केस में जो है अड़चन पैदा हो सकती है। और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अगर सोर्सेज की माने तो एक ब्रेक थ्रू हासिल जरूर हुआ है। सोर्सेज का ये कहना है कि जो इसमें मिलिटेंट मुलव्वस है तो उनकी पहचान जरूर की गई है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है या फिर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो इस मौके पर वो
डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशंस है वो हैम्पर हो सकती है। और अभी तक जो प्रेस या फिर कोई बयान, अगर हम बयान की बात करेंगे या प्रेस रिलीज की बात करेंगे, तो अभी तक पुलिस के हवाले से ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि कौन सा मिलिटेंट ग्रुप इसमें शामिल है, और ना ही किसी मिलिटेंट ग्रुप ने अभी तक इस तरह की जो ये कार्रवाई है इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सोर्सेज का ये कहना है कि एक ब्रेक थ्रू मिला है, पुलिस को ये पता लग गया है कि इसमें कौन से लोग मुलविस है, लेकिन पुलिस ने अभी वो डिटेल जो है वो शेयर नहीं की है। और ऐसा हो सकता है कि जो ही ये केस सॉल्व हो जाए तो यकीनी तौर पर, जिस तरह से दीपक शर्मा कत्ल मामला जो यहाँ पर अंजाम दिया गया था, तो उसको जब सुलझाया गया 18 दिनों के अंदर अंदर ही उस केस को सुलझाया गया था, तो उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी डीआईजी साउथ कश्मीर ने। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये केस सॉल्व हो जाए तो यकीनी तौर पर जो प्रेस रिलीज है या फिर प्रेस बयान है वो पुलिस की के द्वारा जो है वो सामने आ जाए। तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही आपको बताएं कि ये एक खबर काफी अहम वाकई है कि अनंतनाग के लाल चौक इलाके में फायरिंग होती है, आतंकियों ने फायरिंग की है। कहीं ना कहीं कोशिश यही है, वो अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहते हैं, और लेकिन लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन एक फायरिंग का वाकया जो अनंतनाग में हुआ है इसने फिलहाल एक चिंता थोड़ी बढ़ाई है। लेकिन कॉर्डन ऑफ है, तलाशी अभियान जारी है और बहुत जल्द हो सकता है कि इनके नाम भी सामने आ जाएं। और अगली खबर, बडगाम के पखारपोरा में फायरिंग का मामला, वन विभाग के कर्मचारियों पर फायरिंग, 2 कर्मचारी घायल, रात में गश्त के दौरान फायरिंग। जी हां, एक और खबर फायरिंग की सामने आ रही है। ये फायरिंग किसने की है, किस मकसद से की है, इस बारे में कोई इत्तला नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जरूरी खबर है कि बडगाम के पखारपोरा में फायरिंग का मामला पेश आया है। वन विभाग के कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है, 2 कर्मचारी घायल भी बताए जा रहे हैं, और रात में गश्त के दौरान ये फायरिंग हुई है। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे आबिद, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, ये फायरिंग के मामले के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्यों फायरिंग की गई, और अभी ये जो घायल हैं इस फायरिंग में 2 कर्मचारी, उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल विशाल, अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि फायरिंग किसने की है, बस ये मालूम है कि जो ये महकमे जंगलात के मुलाजिम थे, ये रात के दौरान पखरपुरा के जंगलात में पेट्रोलिंग कर रहे थे, यानी गश्त कर रहे थे। इस बीच इन पे कुछ अपराध ने फायरिंग की है। हालांकि रात के दौरान ही इनको जो श्रीनगर हॉस्पिटल है SMHS वहां पर मुंतकिल किया है, जहां पर इनकी हालत अभी मुस्तकिल बताई जा रही है। लेकिन जो एक इसमें मुलाजिम है, एक तो फॉरेस्टर है और दूसरा कैजुअल लेबर है, उसको गोलियां लगी है 1-2, तो उसका इलाज मौलजा वहां पे चल रहा है। लेकिन ये साफ नहीं हो रहा है कि गोलियां किससे चले। हालांकि पुलिस ने रात के दौरान जो ये जंगल है वहां पर कॉर्डन चलाया था, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, और ये सर्च ऑपरेशन तो भी जारी था। हालांकि जो इसमें इंजर्ड फॉरेस्टर है उससे मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि वो रात के दौरान उनको इत्तला मिली थी कोई जंगल चोर है, तो वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे। तो उसके बाद जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, इस बीच कुछ अपराध ने इन पर फायरिंग की है, और उसके बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई है उन्हें मालूम नहीं है। हालांकि हमने पुलिस से भी जानने की कोशिश की है, अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है गनमैन कौन है, आखिर फायर किसने चलाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो मुलाजिम है इसमें से एक जो है कैजुअल लेबर है, जिसको 2 गोलियां बताई जा रही है उसको लगी है पैर में, और जो फॉरेस्टर है वो इंजर्ड हुआ है। हालांकि वो अब ठीक है, लेकिन जो कैजुअल लेबर है वो SMHS यानी श्रीनगर का जो अस्पताल है वहां पर अभी जेर इलाज है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आबिद तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। Reporters 67 उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया हीरा, कहा कांग्रेस ने गंवा दिया अपना हीरा, जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। शिवपुरी में प्रेमी की चाहत में टावर पर चढ़ी शादीशुदा प्रेमिका, शादीशुदा युवक के साथ रहने की कर रही मांग, पति से हुआ विवाद। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधन विधेयक होंगे पेश, सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार, पहले दिन दी जाएगी दिवंगतों को श्रद्धांजलि।
भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। आज 12 बजे विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। आईआईटी भिलाई का भवन बनकर तैयार, निर्माण एजेंसी ने प्रबंधन को किया हैंडओवर। पीएम मोदी जल्द करेंगे लोकार्पण, 7 अगस्त को आ सकते भिलाई। रायपुर में भवानी नगर से युवक के अपहरण का प्रयास, युवक के साथ मारपीट के बाद भागे बदमाश, सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कोंडागांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। इस वक्त कठुआ से एक अहम खबर, कठुआ से बड़ी खबर यह है कि तरना नाले पर बना पुल एक तरफ झुक गया है, बाढ़ के कारण एक तरफ झुक गया है पुल को किया गया बंद। चढ़वाल से NH44 यानी NH44 पर आवाजाही गाड़ियों की बिल्कुल रोक दी गई है, बंद है गाड़ियों की आवाजाही। बॉर्डर रोड से ही यातायात की इजाजत है इस वक्त, तो ये खबर काफी अहम है। यातायात के नुक्ते नजर से कठुआ से बड़ी खबर आ रही है। कठुआ से खबर के मुताबिक तरना नाले पर बना पुल एक तरफ झुका है, बाढ़ के कारण एक तरफ झुका पुल को किया गया बंद। चढ़वाल से NH44 पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, बॉर्डर रोड से ही यातायात की इजाजत दी गई है। चरणजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, क्या इस वक्त ताजा स्थिति है? बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूंगा आज सुबह तड़के की बात करें तो तरना पुल पर ये नाले पर बना हुआ ये पुल है जो दयालचक इलाके में पड़ता है। यहाँ पर NH44 पर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये पुल वो आप क्रैक यहाँ पर देख रहे होंगे। और जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो ये पुल है ये काफी ऊंचा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये धंसना शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुल पर क्रैक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यहाँ बात करूं तो पुलिस द्वारा यहाँ ताराबंदी कर दी गई है। तस्वीरों में आप यहाँ देख रहे हैं DSP बॉर्डर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ पुलिस का जो दस्ता भी अमला यहां पर पहुंचा हुआ है। वहीं मैं दिखाना चाहूंगा कि तरना जो नाला है किस तरह से उफान पर है, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे वहां पर जो साइड के किनारे जो है वो मिट्टी जो है वहां पर धंसती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे जो है इसको जो अपनी ओर बहाकर साथ लेती जा रही है। मैं एक नीचे दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें आप देख रहे हैं पुल के साइड पे जो यहाँ पर स्पोर्ट बनी हुई है वो किस तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। पानी का बहाव इतना तेज है, उसे अपने साथ बहाती हुई नजर आ रही है। हालांकि बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, लेकिन पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दी गई है। मैं फिर एक बार तस्वीरों में यहाँ दिखाना चाहूँगा, पुल के क्रैक जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आवाजाही जो है वो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़वाल से डाइवर्ट कर दी गई है और वहाँ से जो बॉर्डर रोड की ओर लोगों को कहने की इजाज़त दे दी गई है। बॉर्डर जो रोड है वहाँ से गाड़ियाँ जो है जा रही हैं और आवाजाही रोक दी है। इस समय DSP बॉर्डर यहाँ पहुँचे, इनसे पूछते हैं। जी सर, कितना जी हाँ जी रोड बंद? रोड एक्चुअली आपने देखा फुल डैमेज हो गया, पानी में रिवर ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए बहुत ज़्यादा जिससे डैमेज हो गया। तो हमने रात को ही 4 बजे से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, जब नोटिस पाया उसको होता है ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। बात हो किस तरह से जा रहे हैं आप लोग? अभी हम रोड से नीचे डाइवर्ट कर रहे हैं बॉर्डर रोड के लिए, जम्मू से आ रही है। हाँ, जो जम्मू से आ रही है। रोड जो कठुआ से टॉवर्ड्स जम्मू आ रही है वो किसवाल चौक से नीचे लोगों को अलग कर दिया जिस तरह मान पर है। हाँ, लोगों को तो ऑलरेडी हमने पहले से ही बोला कि बरसात का मौसम सीजन है, इसलिए आप कहीं भी वाटर बॉटल है उसके पास में रहे, आप इसी चीज़ का ध्यान रखें। अभी आप देख रहे हो कितना पानी होगा, ये भी डैमेज हो गया। बिल्कुल खतरा बना हुआ है। बिल्कुल चरणजीत, शुक्रिया आपका हालात से रूबरू कराने के लिए हमारे दर्शकों को। और बिल्कुल ये एक खतरे की वहां पर घंटी बज गई ऐसा लगता है, और जो पुल पर आवाजाही रोक दी गई है इसे अच्छा कदम ही कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है, राजौरी से बड़ी खबर है। जम्मू पुंछ हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसा भी आपको हमने पहले खबर दी उसके मुताबिक ही उसी की तरह पर यह खबर है। राजौरी से बड़ी खबर है, जम्मू पुंछ हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से यातायात बाधित है। डलोगरा इलाके में ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो चुका है और दोनों तरफ गाड़ियां जो है वो जाम में फंसी हैं और इसकी वजह बनी है बारिश। राजौरी से ये खबर आपको हम दे रहे हैं। राजौरी के जम्मू पुंछ हाईवे ब्लॉक, जम्मू से पुंछ की तरफ जाने वाला जो नेशनल हाईवे है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। भारी बारिश इसकी वजह बताई जा रही है और जिसकी वजह कर यानी कि अब चूंकि इसे ब्लॉक कर दिया गया है तो इस तरह से इसके
कारण आप देखिए गाड़ियों का एक लंबा जो है काफिला वो दोनों तरफ आपको दिखाई देगा। अभी तस्वीर में लगातार हम दिखा रहे हैं और ये वजह है जहां पर देखिए आप कितना उफान है इस नाले में, जो पानी काफी ऊंचाई पर बह रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शक्ति, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि कितना समय लग सकता है इसे ठीक होने में और यातायात फिर से शुरू होने में? खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यातायात पूरी तरह से अभी अभी एक हादसा जो हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक ट्रक जो है वो बिल्कुल नाले के बीच में चला गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वही ट्रक है जो अभी अभी नाले के बीच में गया है, क्योंकि रोड जो है यहाँ पर पूरी तरह से उखड़ी हुई है और पानी जो है वो जा रहा है, कारण ये ट्रक जो है का शिकार बना है। अब जो है फिर से पूरी तरह से यातायात जो है वो ठप हो चुका है। लंबी कतार यहाँ गाड़ियों की है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंबी कतार यहाँ गाड़ियों की है, पूरी तरह से ट्रक और पैसेंजर गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से हाईवे पे खड़ी हुई है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। जो हाईवे है ये काफी बिजी हाईवे है और इस हाईवे पे अक्सर ट्रैफिक जो है वो काफी जगह रहती है, लेकिन फिर अगर ये ट्रैफिक बंद हो तभी लंबी कतार लगती है। लेकिन पिछले 3 घंटों से लगातार ये ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि रास्ता जो है ब्लॉक हो चुका है। कलवेट का जो काम है वो बना रहे थे, क्योंकि DRO जो है वो इसका काम जो है कर रही थी, तो जिस कारण जो है वो पानी का बहुत जो है ज्यादा था। लगातार बारिश जो है रात हो रही थी, उस कारण जो है वो पानी ज्यादा हो गया और पूरी तरह से कलवेट को तोड़ने के बाद पानी जो है वो हाईवे के ऊपर से बहना शुरू हो गया। और अब जो हादसा भी हुआ है और लगता है कि काफी टाइम जहाँ लग सकता है, लोगों को अभी और लंबा इंतजार यहाँ इस हाईवे के खड़े होकर ही करना पड़ेगा। जी शक्ति, आपने कहा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपने बताया कि 1-2 रोज पहले भी ऐसे ही हालात बने हुए थे, फिर से ये हालात सामने आ गए इस तरह के। तो इसका मतलब ये है कि जो समय बीच में शायद मिला होगा जब पानी का स्तर थोड़ा कम होगा, उस वक्त इसे थोड़ा ठीक ठाक किया जा सकता था, लेकिन वो किया नहीं गया। शक्ति से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, हम कोशिश करेंगे फिर आपको दिखाने के लिए। फिलहाल आप देखिए किस तरह से सड़क की दोनों तरफ, नाले के दोनों तरफ जो है गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। और इस वक्त एक अहम खबर, मनुटे गंदों में 2 दिनों में 2 मौतें, ये काफी जो है सशंकित कर रही है, संदिग्ध हालात बने हुए हैं। 2 दिनों में 2 मौतें, गांव के पास खेत में मृत पाए गए हैं 2 लोग। 2 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। PS गंदों ने संज्ञान लिया है इस पर और धारा 174 के तहत जांच भी इस मामले की शुरू कर दी है। मनुटे गंदोह में 2 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत, और दोनों की मौत जो है वो खेत के आसपास जो दोनों की डेड बॉडी पाई गई है। और हमारे साथ इस मामले में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरदौस। फिरदौस, क्या स्थिति है? किन 2 लोगों की मौत हुई, किन परिस्थितियों में मौत हुई और इस वक्त क्या वहां पर लोग बातें कर रहे हैं आपस में? जी विशाल, देखिए ये 11 तारीख का वाक़ा है। 11 जुलाई को 2 यानी अशोक कुमार और बबली देवी जो है वो गांव से एब्सकॉन्ड हो जाते हैं और गांव में ये र्यूमर्स फैलाई जाती है कि ये दोनों जो एब्डक्टेड हुए हैं। तो 15-16 तारीख सुबह जो अशोक कुमार की लाश उसके घर में ही पाई गई, वो उसको वहां लाया गया था, वहीं फेंका गया था, घर में फेंका गया था। और उसके बाद 18 तारीख सुबह को जो है बबली देवी वाइफ ऑफ ईश्वर सिंह की लाश भी जो है नियर बाई लगभग 300 मीटर की दूरी पे जो है वो भी पाई गई। और जब गांव वालों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां के लोकल VDC जो है उन्होंने बहुत तलाश करने के बाद जो है बबली देवी की लाश को भी बरामद किया। और रात ये जो है लगभग 12-1 बजे तक पोस्टमार्टम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में चलता रहा। और उसके बाद जो है मेडिको के करने के बाद जो है लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद जो है उसको फैमिली मेंबर्स के हवाले किया गया। लेकिन लोगों में ये बड़ा डर यहाँ सता रहा है कि इस चीज से अमवातें होना, इस चीज से कीमती जाने जो है जाया हो जाना, ये एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है। लेकिन पुलिस ने इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस गुंदो जो है, जब हमारे SDPO गुंदो आदिल रिशु से बात हुई, इन्होंने कहा तो इंक्वेस्ट जो है प्रोसीडिंग चल रही है अंडर सेक्शन 174 क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। और जो इंक्वायरी जो इनिशिएट की जा रही है कि बिल्कुल, जो इंक्वायरी इसकी इनिशिएट की जा चुकी है ये काफी अहम है। और जाहिर जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं इसको लेकर, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। इसका जवाब कब तक मिल पाता है, इसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ
आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जी के इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।